हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सब लोगों का जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छा चल रहा है। लास्ट सेशन में जैसे मैंने बोला था कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ रहा है, तो आरआरबी एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेशल सेशन लेके आएंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लाए हैं जनरल साइंस का एमसीक्यू सेशन, जो कि सेट 1 है। एक सेट में 25 सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम से पहले कोशिश करूँगा कि ऐसे 15 से 20 सेट डिस्कस कर पाए। तो एटलीस्ट 500 सवाल, 400-500 सवाल अगर डिस्कस कर ले मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू का, तो उम्मीद है इससे तुम लोगों को काफ़ी हेल्प होगा। जैसे कि ये बोला जाता है कि रेलवेज का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जीके में, साइंस में ज़्यादा फोकस किया जाता है। रेलवे ज़्यादा फोकस करता है साइंस के ऊपर, साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए मैंने जनरल साइंस के ऊपर एमसीक्यू लेके आ गया। तो चलो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आज फर्स्ट सेशन है और सेट 1 है। ऐसे जैसे मैंने बोला 15 से 20 सेट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम से पहले, और वो काफ़ी हेल्पफुल होगा तुम लोगों के लिए एग्जाम के लिए। तो एक भी सेशन मिस ना हो, इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और करंट अफेयर्स का जो वीडियो मैंने बनाया है वो भी इधर आई बटन में डाल रहा हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से करंट अफेयर्स का वीडियो भी देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो हम लोग जून से कवर करते हुए चल रहे हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है इफ ऑब्जेक्ट्स अपीयर इनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इन ए रियर व्यू मिरर देन व्हिच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड। मतलब क्या, अगर मिरर में देख रहा है एक ऑब्जेक्ट इनलार्ज्ड हो गया है और इन्वर्टेड मतलब उल्टा हो गया है, उसका जो इमेज है बड़ा हो गया है और उल्टा हो गया है, तो कौन से टाइप का मिरर यूज किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में क्या होता है, इनलार्ज्ड इमेज क्रिएट होता है और इन्वर्टेड हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कॉन्केव मिरर में क्या होता है, इनलार्ज्ड हो जाता है इमेज और इन्वर्टेड हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच इज द इमरजेंसी हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो हार्मोन है, कौन से हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन। एड्रीनलिन को बोला जाता है इमरजेंसी हार्मोन। मतलब जब हम कुछ एक्साइटमेंट क्रिएट होता है, मतलब हम डरते हैं या फिर कुछ एक्साइटमेंट क्रिएट होता है बॉडी में, तब एड्रीनलिन जो है वो सीक्रेट होता है बॉडी से। क्लियर है। और ये ACTH का फुल फॉर्म पता है ना, ACTH का फुल फॉर्म होता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये याद रखना, ACTH का फुल फॉर्म होता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और एड्रीनलिन के बारे में अगर हम बात करें, इसका लोकेशन कहाँ है, कौन से ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ये एड्रीनल ग्लैंड से ये सीक्रेट होता है। और इसका लोकेशन है अबव किडनी। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे देखा जाता है, किडनी के ऊपर देखा जाता है। अबव किडनी एड्रीनल जो ग्लैंड है ये देखा जाता है। क्लियर है। तो आगे बढ़े चलते हैं, लास्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन कॉजेज द डिजीज। नियासिन के वजह से कौन सा डिजीज देखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेलेग्रा। पेलेग्रा हो जाता है अगर बॉडी में नियासिन विटामिन का जो डिजीज, नियासिन विटामिन का डिफिशियंसी हो जाए, तो पेलेग्रा हो जाता है। मैरास्मस किसके डिफिशियंसी से होता है, मैरास्मस होता है प्रोटीन के डिफिशियंसी से। प्रोटीन के डिफिशियंसी से मैरास्मस होता है। रिकेट किसके डिफिशियंसी से होता है, विटामिन डी के डिफिशियंसी से रिकेट देखा जाता है। और नाइट ब्लाइंडनेस देखा जाता है विटामिन ए के डिफिशियंसी से। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो जहाँ जहाँ हम मुझे लगेगा कि डेटा देना है, एक्स्ट्रा डेटा देना है, वहाँ हम डेटा देते हुए चलेंगे। तुम लोगों को सभी को पता है हम MCQ ऐसे ही डिस्कस करते हैं, लेकिन जहाँ मुझे ये लगेगा कि इस क्वेश्चन में डेटा की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन भी कराना है और एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तुम लोगों को करा देना है। ठीक है। तो इसलिए इस सेशन ऐसे ही चलेगा। कुछ क्वेश्चन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन में हम आंसर देख के आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज वी गॉट क्रैम्प्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। हेवी एक्सरसाइज जब हम करते हैं तब कभी कभी हम लोगों को क्रैम्प हो जाता है। किसके वजह से ये क्रैम्प होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, मसल में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने की वजह से हम लोगों को क्रैम्प हो जाता है। या फिर तुम लोग देखोगे कि जब तुम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो उसके बाद, रेस्ट लेने के बाद क्या होता है कि बॉडी में एक फैटिक सा आ जाता है, एक दर्द होता है। ये जो दर्द होता है ये भी लैक्टिक एसिड की वजह से ही होता है, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो चुका होता है।
क्लियर है? उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। और सेशन कैसा लग रहा है ये ज़रूर कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना। देखो एनटीपीसी एग्जाम आ रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट अपियर होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन पहुँचे और उनको हेल्प मिले एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा पार्टिकल है जिसको रादरफोर्ड ने क्या किया था, एक थिन गोल्ड फॉयल में फेंका था, एक्सपेरिमेंट किया था एक, तो कौन सा पार्टिकल उसने यूज़ किया था रादरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रादरफोर्ड ने कौन सा पार्टिकल यूज़ किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल यूज़ किया था अर्नेस्ट रादरफोर्ड ने, एक थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर इसको फेंका था। रिएक्शन के बारे में, ये जो एक्सपेरिमेंट था इसके बारे में हम डिटेल्स में भी डिस्कस नहीं करेंगे, कभी डिटेल सेशन लेंगे तो तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है सोप बबल जो है वो स्फेरिकल शेप ले लेता है। तुम लोगों को पता है जब सोप बबल है वो स्फेरिकल शेप ले लेता है, वो किसके वजह से लेता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ही जो सोप बबल है या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स होता है उसका जो शेप है वो स्फेरिकल हो जाता है। ये जो होता है स्फेरिकल शेप वाला जो फिनोमेना देखा जाता है ये सरफेस टेंशन की वजह से ही देखा जाता है। तो क्लियर है, याद रखना सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, एग्जाम में आ सकता है, देख सकता है तुम लोगों को क्वेश्चन पेपर में, तो एक अच्छे से नोट बना लेना, लिख लेना। ऑप्शन मत लिखो तो भी चलेगा, वन लाइनर के फॉर्मेट में भी तुम कॉपी में इसको लिख के रख सकते हो। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। एनायॉन्स आर फॉर्म्ड बाय, देखो एनायॉन कैसे फॉर्म होता है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में क्या क्या बोल रहा है, लॉजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉजिंग ऑफ न्यूट्रॉन, गेनिंग ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो अगर इसका आंसर किसी को नहीं भी पता हो या फिर कन्फ्यूज भी हो जाए कोई, तो भी इसको कैसे आंसर कर सकते हो। देखो सभी को पता है कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रॉन अगर न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रॉन लॉस करो या गेन करो कोई चार्ज फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई किसी एक को तुमको चुनना है कि इलेक्ट्रॉन लॉस होने से होगा कि गेन होने से, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है कोई तब जाके एनायॉन फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर आर एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन से मिरर का एग्जाम्पल है? कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर जो है कौन से मिरर का एग्जाम्पल है? प्लेन मिरर, स्फेरिकल, इन्वर्टेड या फिर नन ऑफ दिस। अब तुम लोगों को यहाँ पे लगेगा कि नन ऑफ दिस ऑप्शन है, तो क्या तीनों ऑप्शन आंसर बनेगा? क्योंकि जो लोग मेरा पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको पता है स्टैटिक जीके के एमसीक्यू में मैं नन ऑफ दिस तभी डालता था जब तीनों ऑप्शन ही आंसर में आता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डरो मत, तीनों नहीं होगा। स्फेरिकल मिरर का एग्जाम्पल है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये जो स्फेरिकल मिरर है, मिरर ऐसे स्फेरिकल शेप का, अगर यहाँ से हम काट लेंगे तो ये वाला साइड अगर हम यूज़ करेंगे तो एक मिरर बनेगा, और ऐसे अंदर वाला साइड अगर हम यूज़ करेंगे तो एक ऐसे बनता है। क्लियर है, तो स्फेरिकल मिरर्स का एग्जाम्पल है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी के डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज देखा जाता है? बेरी, रिकेट्स, क्वाशियोरकॉर या फिर स्कर्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बेरी। विटामिन बी के डेफिशिएंसी से बेरी जो डिजीज है ये देखा जाता है। रिकेट किसके डेफिशिएंसी से होता है, इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, विटामिन डी के डेफिशिएंसी से रिकेट हो जाता है। क्वाशियोरकॉर भी प्रोटीन के डेफिशिएंसी से ही होता है, प्रोटीन के डेफिशिएंसी से ही क्वाशियोरकॉर होता है। स्कर्वी किसके डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन सी के डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई रिजल्ट्स इन, विटामिन ई का जो डेफिशिएंसी है वो क्या करता है? ए स्कर्वी, बी लॉस ऑफ फर्टिलिटी, सी बेरी और डी रिकेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है लॉस ऑफ फर्टिलिटी। लॉस ऑफ फर्टिलिटी देखा जाता है अगर विटामिन ई का डेफिशिएंसी हो बॉडी में। स्कर्वी के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बेरी भी डिस्कस कर चुके हैं, रिकेट्स भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे नहीं डिस्कस करेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, लॉस ऑफ फर्टिलिटी। क्लियर है, उम्मीद है सेशन तुम लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में। चलो आगे देखते हैं। Which human organs get majorly affected due to the deficiency of vitamin D? विटामिन डी के डेफिशिएंसी से कौन सा ह्यूमन ऑर्गन में इफेक्ट पड़ता है? तो देख लो चारों ऑप्शन क्या है, मसल, बोन्स, आईज एंड स्किन्स। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा शायद, ये इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बोन्स। लेकिन इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में आ सकता है इस तरीके का भी क्वेश्चन, क्योंकि लोग
कभी कभी यहाँ पे भी गलती करके आते हैं। तो विटामिन डी के डेफिशिएंसी से बोन्स इफेक्टेड होता है, क्योंकि रिकेट जो हो जाता है वहाँ पे बोन्स ही कमज़ोर हो जाता है, इसके वजह से हो जाता है, सभी को पता होगा। तो बोन्स इफेक्टेड होता है विटामिन डी के वजह से, विटामिन डी के डेफिशिएंसी के वजह से। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ मोलर टू प्री मोलर इन एडल्ट ह्यूमन इज। ह्यूमन में 4 तरीके के दांत देखा जाता है, तो उसमें जो मोलर है और प्री मोलर का रेशियो है एडल्ट ह्यूमन में वो कितना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 3:2। 3:2 है, क्योंकि मोलर पहले लिखा हुआ है और प्री मोलर बाद में लिखा हुआ है, इसलिए 3:2 आंसर होगा। अगर प्री मोलर पहले और मोलर बाद में लिखा होता तो 2:3 आंसर होता। क्लियर है, इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ तुम लोगों को। देखो, अगर जो एक जॉ के बारे में अगर हम बात करें तो उसको अगर हम ऐसे बीच से पार्टीशन कर लें, तो यहाँ पे ऐसे दांत देखा जाता है इस फॉर्मेट में, यहाँ पे भी होता है, यहाँ इस साइड में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो है 4 तरीके का दांत देखा जाता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और क्या देखा जाता है, मोलर। तो एडल्ट ह्यूमन में जो 4 दांतों का रेशियो होता है एक सेट में, तो कितना होता है वो 2:1:2:3 का रेशियो होता है। 2:1:2:3 का रेशियो में देखा जाता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मतलब देखो कितना हो गया, 2 और 2 4 और 3 7 और 1 टोटल 8 दांत हो गया एक साइड में। तो उस दूसरे साइड में भी 8 होगा और नीचे भी ऐसे 8 8 16 होगा, तो टोटल हो गया 32 टीथ। मतलब 32 टीथ को अगर हम 4 पार्ट में बांट ले, तो एक पार्ट में जो इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर और मोलर है, उसका रेशियो देखा जाता है 2:1:2:3, 2:1:2:3। यहाँ पे तुम्हें पूछा था मोलर और प्रीमोलर। देखो मोलर कितना है, 3 है, और प्रीमोलर कितना है, 2 है। तो मोलर पहले लिखा है, इसलिए 3:2 बन जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, अच्छे से नोट बना लेना। अगर पता है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं पता है, नया कुछ सीखा, तो इसको नोट में अच्छे से लिख लेना, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो सकता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन से लॉ ये बोल रहा है कि जो टोटल करंट एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। ये कौन से लॉ में ये बोला जाता है, लेंज लॉ, हुक्स लॉ, ओहम्स लॉ या फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। क्या बोला जा रहा है कि जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट लीव कर रहा है जंक्शन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ये इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द ब्लड क्लॉट फॉर्म्ड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो ब्लड हमारा कट जाने से क्लॉट हो जाता है, ये कौन करता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन या फिर प्लेटलेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ही है ब्लड में जो ब्लड क्लॉट होने में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स ही है जो ब्लड क्लॉट होने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ और कुछ विटामिन है, यह भी है, वो जब डिटेल्स में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखना, ब्लड्स में जो सेल्स देखा जाता है उसमें से प्लेटलेट्स ही है जो ब्लड क्लॉट होने पे हेल्प करता है। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं करता है इसमें हेल्प, ना ही हीमोग्लोबिन करता है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कौन से नाम से जाना जाता है। ये उम्मीद है सभी को पता होगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। हाइपोबोरक्स एलम नहीं होगा आंसर, ड्राई आइस होगा। ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापा जाता है। तो आंसर ऑप्शन क्या क्या है, बैरोमीटर, हेक्सामीटर, नैनोमीटर या फिर ग्लैक्सोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नापा जाता है। क्लियर है, इसके बाद देखो क्या पूछ रहा है। बोल रहा है फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड व्हाट। क्लोरोफिल और क्या, ए वाटर, बी न्यूट्रिएंट, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी सनलाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सनलाइट। कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मार्क कर देंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, सनलाइट ऑप्शन होगा। क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों प्रेजेंट होंगे तभी जाके फोटोसिंथेसिस होता है। क्योंकि देखो रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल भी होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होता है क्योंकि सनलाइट नहीं होता है। तो सनलाइट अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ये तो सभी को पता ही है। तो क्लोरोफिल के साथ गलती से भी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मार्क नहीं कर देना। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सनलाइट। सनलाइट बन जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। एलपीजी इज ए मिक्सचर ऑफ।
कौन से दो गैसेस का मिक्सचर से एलपीजी गैस बनता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म पता है ना? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये कौन से गैस के मिक्सचर से बनता है? प्रोपेन और ब्यूटेन के मिक्सचर से ये बनता है एलपीजी। प्रोपेन और ब्यूटेन को मिक्स करके एलपीजी बनाया जाता है। मुझे कमेंट में तुम लोगों से एक बात जानना है कि सीएनजी गैस कौन कौन से गैसेस के मिक्सचर से बनता है, बता देना। अगर किसी को पता है तो कमेंट में आंसर कर देना कि सीएनजी कौन कौन से गैसेस के मिक्सचर से बनता है। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे एक क्वेश्चन में, ठीक है। सीएनजी कौन कौन से गैसेस के मिक्सचर से बनता है, अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन, वाट, फैराड या फिर हर्ट्ज? तो फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट है वो बन जाता है हर्ट्ज। हर्ट्ज से मापा जाता है फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज से मापा जाता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाइलेम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? जाइलेम क्या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है? फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड एंड वाटर दोनों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा वाटर। दो तरीके का टिश्यू देखा जाता है, जाइलेम देखा जाता है और फ्लोएम देखा जाता है। तो जाइलेम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। फूड एंड न्यूट्रिएंट्स जो है वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, याद रखना। ये याद रखना काफ़ी इजी है। देखो फ्लोएम और फूड ये मैच कर रहा है, तो फ्लोएम से फूड, ये याद रखना कि फ्लोएम से फूड ट्रांसपोर्ट होता है और बाकी जाइलेम से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। ये इसके बाद शायद अभी गलती नहीं होगा, अगर कंफ्यूज होते भी थे तो आगे जाके अभी कंफ्यूज नहीं हो गए। याद रहेगा ये फ्लोएम के साथ फूड का कनेक्शन है, याद रखना। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड, ग्लास को और किस नाम से बुलाया जाता है? सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर लिक्विड, आइडियल लिक्विड या फिर डिस्टिल लिक्विड? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है क्योंकि ग्लास एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में होता है। एक अगर तुम ऐसे देखो कि एक ग्लास का फॉर्मेशन अगर ये है और ऐसा है और इसको तुम काफ़ी साल तक अगर रख दो, सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों है? क्योंकि ये जो ग्लास का जो फ्लो है वो बहुत स्लोली होता है, बहुत स्लोली। मतलब एक ग्लास का अगर थिकनेस इतना है, ऐसे तुम इसको रख दो कहीं पे, पुराने घर में देख सकते हो, कांच का अगर विंडो होगा तो वहाँ पे अगर 15-20 साल पुराना होगा तो अब जाके देखना, ये अगर शुरू में ऐसा होगा तो अभी जाके ये कुछ ऐसा बन गया होगा। कांच ऊपर से पतला हो गया होगा और नीचे में मोटा हो गया होगा, क्योंकि ऊपर का जो ग्लास है वो फ्लो करके नीचे आके जम जाता है। इसलिए ग्लास को बोला जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। याद रहेगा, ग्लास का और एक नाम क्या है? सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है ग्लास को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? पास्कल, बॉयल, न्यूटन या फिर वाट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पास्कल। फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो हो जाएगा पास्कल। और मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है, एक नहीं, यहाँ पे ये बॉयल का नहीं, छोड़ो, न्यूटन का बताना। न्यूटन किसका एसआई यूनिट है? न्यूटन किसका एसआई यूनिट है ये भी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेम ऑफ द कैटलिस्ट यूज्ड इन कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कार्ड। मिल्क से कार्ड में चेंज करने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो होगा लैक्टेज। देखो एक बात बता रहा हूँ, जहाँ से मिल्क रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा ना, तो आंसर में ये वाला टर्म ढूंढना, लैक्टो, ये वाला टर्म ढूंढना। मिल्क रिलेटेड क्वेश्चन अगर हो, ये वाला टर्म जिस ऑप्शन में रहेगा वही आंसर होगा। ये लैक्टो जो टर्म है ये मिल्क से रिलेटेड है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो लैक्टेज है, लैक्टेज ही आंसर बन जाएगा। क्लियर है? जब मिल्क से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और कंफ्यूज हो, याद नहीं आ रहा है, तो ये वाला टर्म ऑप्शन में ढूंढ लेना। जिस ऑप्शन में मिलेगा उसी को मार्क करके आ जाना, आंसर सही होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर इन ए नॉन केमिकल वे। नॉन केमिकल वे में वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? क्लोरीन डाइऑक्साइड, ओजोन, अल्ट्रावायोलेट लाइट या फिर क्लोरामीन? देखो यहाँ पे क्लोरीन डाइऑक्साइड तो नहीं होगा, ओजोन भी नहीं होगा, क्लोरामीन भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों ही
कोई ना कोई केमिकल है, कोई कुछ ना कुछ इन लोगों का केमिकल फार्मूलाज है, ये कुछ ना कुछ केमिकल है, ये नॉन केमिकल वे में डिसइंफेक्ट नहीं कर सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा अल्ट्रावायोलेट लाइट। ओनली अल्ट्रावायोलेट लाइट से ही वाटर को नॉन केमिकल वे में डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। क्लियर है? चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है मीटर इन ए व्हीकल दैट कैलकुलेट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इज कॉल्ड। व्हीकल में जो मीटर लगाया होता है जहाँ पे ये मापा जाता है कि व्हीकल ने कितना डिस्टेंस अभी तक कवर कर चुका है, उसको क्या बोला जाता है? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, थर्मोमीटर या फिर किलोमीटर? देखो ये दोनों तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ऐसा नहीं होगा। और ये क्वेश्चन उठाया हुआ है प्रीवियस ईयर से, ऐसे ही ऑप्शन देता है, ये मत समझना कि ऑप्शन मैंने डाला है, मैंने नहीं डाला, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ओडोमीटर। ओडोमीटर से नापा जाता है कि एक व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। और स्पीडोमीटर तो स्पीड नापता है, स्पीडोमीटर तो स्पीड नापता है व्हीकल का कि कितने स्पीड से ये चल रहा है, लेकिन कितना डिस्टेंस वो कवर कर चुका है वो नापा जाता है ओडोमीटर से। क्लियर हुआ? तो आज का सेशन जो है वो यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। उम्मीद है सेशन तुम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर सेशन हेल्पफुल लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को एक लाइक करते हुए जाना, और कमेंट में ये बताते हुए भी जाना कि सेशन कैसा लगा, और जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी ज़रूर देना। सेट 1 है, ऐसे बहुत सारे सेट्स 15 से 20 सेट्स कराने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, भूलना मत, ताकि एक भी सेट मिस ना हो। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन मिलेगा यहाँ से एनटीपीसी एग्जाम में। सिर्फ एनटीपीसी में नहीं, ये क्वेश्चन आगे वाले जो एसएससी एग्जाम से, एसएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन तुम लोगों को कॉमन मिलेगा। तो एसएससी वाले एस्पिरेंट ये मत समझना कि उनके लिए कुछ नहीं है, एसएससी में भी ये क्वेश्चन कॉमन आएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।